जय हिंद दोस्तों। लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों, इसके बाद मेरे द्वारा आप लोगों को मध्यकालीन भारत, उसके बाद आधुनिक भारत के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, आज का हम लोग का सब्जेक्ट है सिंधु सभ्यता भाग 4। इसके पहले मेरे द्वारा आप लोगों को सिंधु सभ्यता भाग 1, 2 और 3 पढ़ा दिया गया है, और आज हम पढ़ाएंगे सिंधु सभ्यता भाग 4 के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आइए चलते हैं। कल हमने जो क्लास आप लोगों का लिया था, मेरे द्वारा आप लोगों का जो क्लास लिया गया था, उसको एक बार रिविजन करते हैं। उसके बाद दोस्तों, सिंधु सभ्यता भाग 4 आज का जो क्लास है प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, कल हमने आप लोग को पढ़ाया था सिंधु सभ्यता भाग 3, जो हमारा क्लास बन रहा है। और कल इस क्लास में सबसे पहला जो प्रश्न बना था वो था सिंधु सभ्यता का ज़्यादा जगह किस शहर में था। सिंधु सभ्यता का ज़्यादा जगह किस शहर में था। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था सिंधु सभ्यता का ज़्यादा जगह गुजरात में मिला था। सबसे अधिक जगह सिंधु सभ्यता का कहाँ मिला था। तो दोस्तों, गुजरात में मिला था। अगला प्रश्न बना था सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य नगर कौन कौन से थे। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य नगर में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन था। फिर अगला प्रश्न बना था सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, यानी कैसे लिखी जाती थी। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो कि कल मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से बताया था। अगला प्रश्न बना था सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती थी। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था सिंधु घाटी की सभ्यता दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी, यानी कि इधर से इधर, दाएं से बाएं। ये दायां हो गया दोस्तों, ये बायां। दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती थी। और फिर अगला प्रश्न आया था हड़प्पा से संबंधित सबसे पहले कौन सा स्थान खोजा गया। तो हमने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले जो स्थान था जो खोजा गया था वो था हड़प्पा, और 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। सबसे पहले 1921 में हड़प्पा को दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। फिर अगला प्रश्न बना था हड़प्पा कहाँ पर है। तो दोस्तों, हड़प्पा पाकिस्तान में है। हड़प्पा पाकिस्तान में है। फिर अगला प्रश्न बना हड़प्पा किस नदी के किनारे। तो दोस्तों, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। फिर इसी सिलसिले में अगला प्रश्न बना था हड़प्पा में क्या क्या मिला था। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था हड़प्पा में कुम्हार का चाक, अन्नागार, ओखली, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, ताबूत, RS-37 कब्रिस्तान, हाथी का खोपड़ी और स्वास्तिक चिन्ह मिला था। फिर अगला प्रश्न बना था हाथी का कपाल कहाँ से मिला था। तो इसका उत्तर बना था हाथी का कपाल हड़प्पा से मिला था। फिर अगला प्रश्न बना था हाथी का दांत कहाँ से मिला था। तो दोस्तों, हाथी का दांत लोथल से मिला था। ध्यान देंगे, हाथी का कपाल हड़प्पा से मिल रहा है, लेकिन हाथी का दांत लोथल से मिल रहा है। फिर अगला प्रश्न बना था हड़प्पा वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो हड़प्पा वर्तमान में मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है, यानी पाकिस्तान में एक ज़िला है जो है मोंटगोमरी, वहाँ पर हड़प्पा स्थित है। अगला प्रश्न बना हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना, चांदी, तांबा, कांसा और टिन से परिचित थे, यानी कि सोना, चांदी, तांबा, कांसा और टिन से परिचित थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। फिर अगला प्रश्न बना था हड़प्पा के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो दोस्तों, हड़प्पा के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पा के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। फिर अगला प्रश्न बना था हड़प्पा में और क्या मिला था। तो दोस्तों, हड़प्पा में श्रमिक आवास, अन्नागार, लकड़ी का ताबूत
RS-37 कब्रिस्तान मिला था, जो कि मैं पहले भी आप लोगों को बता दिया हूँ। फिर आया चंदहुदड़ों से संबंधित प्रश्न और उत्तर। तो चंदहुदड़ों में सबसे पहले प्रश्न बना था, चंदहुदड़ों सिंधु नदी के पास है। प्रश्न बना, चंदहुदड़ों किस नदी के पास है? तो उत्तर देंगे चंदहुदड़ों सिंधु नदी के पास है। ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो न आ जा रहा है ये अड़ है, ये पंचिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग सही कर लेंगे, अड़ है। चंदहुदड़ों किस नदी के पास है? तो उत्तर देंगे चंदहुदड़ों सिंधु नदी के पास है। अगला प्रश्न बना था, चंदहुदड़ों की खोज किसने किया था? तो इसका उत्तर बना था, चंदहुदड़ों की खोज गोपाल मजूमदार के द्वारा किया गया था। ध्यान देंगे, मजनू नहीं है, मजनूदार नहीं है, मजूमदार है। इसी से आपको ये बात याद रहेगी कि चंदहुदड़ों की खोज किसने किया था। तो लिखेंगे चंदहुदड़ों की खोज मजूमदार के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न बना था, चंदहुदड़ों कहाँ पर है? तो दोस्तों चंदहुदड़ों पाकिस्तान में है, जो कि सिंधु नदी के किनारे पर है। अगला प्रश्न बना था, चंदहुदड़ों में क्या मिला था? चंदहुदड़ों में सबसे अधिक लेडीज से संबंधित सामान मिला था, जैसे लिपस्टिक, अलता, सुई धागा, घड़ा पर पेंटिंग का कार्य किया हुआ मिला था, छोटा शीशा मिला था, अलंकृत मन का गुड़िया, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान, चूड़ी नहीं मिला था। ध्यान देंगे, चूड़ी नहीं मिला था, चूड़ी चंदहुदड़ों में नहीं मिला था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का वह कौन सा शहर था जो दुर्ग से घिरा हुआ नहीं था? उत्तर बना, सिंधु सभ्यता का चंदहुदड़ों शहर दुर्ग से घिरा हुआ नहीं था, और यह एक औद्योगिक शहर था जहां पर व्यवसाय होता है, जहां पर उद्योग हो उसे औद्योगिक शहर कहते हैं। और इसका उत्तर बना, सिंधु सभ्यता का चंदहुदड़ों शहर दुर्ग से घिरा हुआ नहीं था और यह एक औद्योगिक शहर था। तो दोस्तों कल हमने जो सिंधु सभ्यता के बारे में बताया था, भाग 3 के बारे में, आज वो लेसन हमने रिवीजिंग कर लिया। अब आइए सिंधु सभ्यता भाग 4 के बारे में जानकारी लेते हैं, यानी कि उसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों आज सिंधु सभ्यता भाग 4 के बारे में हम पढ़ेंगे, और जिसमें सबसे पहले हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। किसमें? मोहनजोदड़ो के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न बन रहा है, मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? ध्यान देंगे, पहला ही प्रश्न बना कि मोहनजोदड़ो जो स्थान है इस समय जो वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर देंगे हम, मोहनजोदड़ो वर्तमान में लारकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? लारकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न बन रहा है, मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की थी? तो दोस्तों इसका उत्तर बना, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में, ध्यान दीजिएगा 1922 में सिंधु के किनारे मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया जा रहा है, यानी किया गया था। और इसके पहले हमने बताया था हड़प्पा की खोज 1921 में किसके द्वारा ढूंढा गया था या खोज किया गया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा उसका खोज किया गया था, जो कि रावी नदी के किनारे था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे मिला और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे मिल रहा है। तो यहाँ प्रश्न बन रहा है, मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की? उत्तर देंगे, मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में सिंधु नदी के किनारे राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न बना, सूती वस्त्र यानी कपास के साक्ष्य कहाँ पर मिले थे? तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे, सूती वस्त्र अर्थात कपास के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले थे। कहाँ से मिले थे? तो मोहनजोदड़ो से मिले थे। सूती वस्त्र अर्थात कपास के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले थे। तो दोस्तों प्रश्न आया, सूती वस्त्र यानी कपास के साक्ष्य कहाँ से मिले? आप उत्तर देंगे, सूती वस्त्र कपास के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले थे। अगला प्रश्न बन रहा है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है?
सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी सभ्यता हो, चूँकि प्रेजेंट टाइम में हम लोगों के द्वारा सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा जा रहा है। और दोस्तों, सिंधु सभ्यता में बहुत सारे शहर ढूंढे गए। तो कोई शहर छोटा होगा, कोई शहर बड़ा होगा, कोई शहर मीडियम क्लास का होगा, कोई सिंधु नदी के किनारे है, कोई रावी नदी के किनारे है, कोई किसी जगह पर है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई शहर ढूंढा जा रहा है तो कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। तो प्रश्न यही बन रहा है यहाँ पर कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ध्यान देंगे, पूछ रहा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर देंगे, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो है। मैं पहले बताया था कि ये न नहीं है, अड़ा है। इसको आप लोग सही कर लेंगे, पंचिंग करते समय ये न आ जाता है। इसका अगला प्रश्न बना, मोहनजोदड़ो किस नदी के पास है? तो उत्तर देंगे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास है। मोहनजोदड़ो किस नदी के पास है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास है। इसके पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था हड़प्पा किस नदी के पास है? तो हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के पास है, या रावी नदी के किनारे है। अगला प्रश्न बना, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। इससे दोस्तों ये पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के टाइम पीरियड में, जब मोहनजोदड़ो का समय चल रहा था, उस समय लड़ाई हुआ होगा, युद्ध हुआ होगा, इस प्रकार मृतकों का टीला मिला। अगर दोस्तों दफनाया जाता किसी एक व्यक्ति को तो उसका जो कंकाल है वो सही सलामत मिलता, लेकिन नहीं, यहाँ पर कंकाल एक के ऊपर एक आपको दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं कि उस समय यानी मोहनजोदड़ो के टाइम पीरियड में कुछ संघर्ष हुआ होगा, लड़ाई हुआ होगा, युद्ध हुआ होगा, और एक साथ बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई होगी, और एक व्यक्ति के ऊपर एक व्यक्ति गिर गया होगा और मर गया होगा। इस तरह से मृतकों का टीला मिला कहाँ पे? मोहनजोदड़ो पर। आइए दोस्तों आप लोगों को इस चित्र के माध्यम से दिखाते हैं कि जो हड्डियां हैं किस तरह से इकट्ठी हैं और एक के साथ एक नीचे ऊपर पड़ी हुई हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक छोटा सा पिक मैंने लगाया है। इसमें स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को दफनाया नहीं गया। अगर दफनाया जाता तो जो हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं सीधी दिखाई देती हैं। देखिए अगल बगल दाएं बाएं और किस तरह से यहाँ हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, इससे पता चलता है कि यहाँ पर कोई न कोई लड़ाई हुआ होगा, युद्ध हुआ होगा, और एक साथ कई लोग मरे पड़े हैं, और इस तरह से इनका हड्डियाँ तितर बितर पड़ी हुई हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को दफनाया नहीं गया है, कोई न कोई युद्ध हुआ होगा और इस तरह से हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। तो इससे पता चलता है कि मोहनजोदड़ो में कहीं न कहीं लड़ाई हुआ और इस तरह से इन लोगों का हड्डी पड़ी हुई है। तो दोस्तों इसी को कहते हैं कि मृतकों का टीला, यानी मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो दोस्तों अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हड्डियाँ तितर बितर पड़ी हुई हैं और बिखरी हुई हैं। तो प्रश्न यहाँ यही बन रहा है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? आप उत्तर देंगे, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला प्रश्न बना, सिंधु सभ्यता का गलीचा किसे कहा जाता है? आप उत्तर देंगे, सिंधु सभ्यता का गलीचा मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। प्रश्न बना, सिंधु सभ्यता का गलीचा किसे कहा जाता है? आप उत्तर देंगे, सिंधु सभ्यता का गलीचा मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत कहाँ मिली है? दोस्तों इसका उत्तर बनेगा, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो में मिली है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो में मिली है, और ये अन्नागार के रूप में मिली। किस रूप में? अन्नागार के रूप में है, जहाँ की अन्न संग्रह किया जाता था। अन्नागार किसे बोलते हैं? जहाँ पर अन्न रखा जाए, अन्न का संग्रह किया जाए, यानी अन्न को इकट्ठा किया जाए, उसे कहते हैं अन्नागार। तो प्रश्न बन रहा है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत,
कहाँ पर मिली? आप उत्तर देंगे सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो में मिली और दोस्तों ये अन्नागार के रूप में मिली थी। ध्यान दीजिए यहाँ पर मृतकों का टीला का एक मैंने चित्र लगा दिया है और देखिए ये है लोगों की हड्डियाँ जो तितर बितर पड़ी हुई हैं और इससे पता चलता था कि कोई न कोई यहाँ पर युद्ध हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाशों का ढेर कहाँ मिला था? तो दोस्तों लाशों का ढेर मोहनजोदड़ो में मिला था। देखिए यहीं पर चित्र जो बना है यही लाशों का ढेर है। ये दोस्तों लाशों का ढेर है, ये लाशों का ढेर है। तो प्रश्न बना लाशों का ढेर कहाँ मिला था? तो दोस्तों उत्तर देंगे लाशों का ढेर मोहनजोदड़ो में मिला था। अगला प्रश्न बना तांबे का ढेर कहाँ मिला? तो दोस्तों तांबे का ढेर भी मोहनजोदड़ो में मिला था। तांबे का ढेर कहाँ मिला? तो दोस्तों उत्तर देंगे तांबे का ढेर मोहनजोदड़ो में मिला था। लाशों का ढेर कहाँ मिल रहा है? मोहनजोदड़ो में मिल रहा है। तांबे का ढेर कहाँ मिल रहा है? मोहनजोदड़ो मिल रहा है। तांबे का ढेर मोहनजोदड़ो मिला, लाशों का ढेर मोहनजोदड़ो मिला। दोस्तों यहीं पर याद कर लेंगे। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि आप लोग अपने प्रश्न को यहीं पर याद कर लीजिए, प्रश्न उत्तर को यहीं पर याद कर लीजिए। तो लाशों का ढेर कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो मिला। तांबे का ढेर कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो मिला। अगला प्रश्न बना मोहनजोदड़ो से और क्या क्या मिले थे? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से पुरोहित आवास मिले थे। क्या मिले थे? पुरोहित आवास। आज के टाइम में जब भी हम कहीं पाठ कराते हैं रामायण का या गीता का पाठ कराते हैं तो दोस्तों पुरोहित आते हैं। कौन आता है? पुरोहित। पुरोहित पाठ करता है, यही पुरोहित है। उस समय की बात चल रही है। पुरोहित कौन? जो कि रामायण का पाठ करते, कथा करते थे और इस तरह से हम लोग बुलाते थे पुरोहित को कि आइए हमारे यहाँ कथा करना है, तो लोग पुरोहित आते थे। तो पुरोहित रहते थे उस समय भी। कब? मोहनजोदड़ो टाइम में। चूँकि मोहनजोदड़ो में पुरोहित आवास मिल रहा है। अगर पुरोहित आवास मिल रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय पुरोहित हुआ करते थे। उसके बाद घर में कुआं मिला था। दोस्तों आज के टाइम में आप लोगों को कुआं नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन आज से 30 साल 35 साल 40 साल पहले गाँव में हर गाँव में एक कुआं, दो कुआं, चार कुआं होता था, जो कि वहाँ से पानी निकाल करके गांव के सारे लोग पीते थे और उसी कुआं पर जा कर के अपने कपड़ा लत्ता भी धोआ करते थे। हैंड पाइप बहुत कम हुआ करता था। आज से 40-50 साल पहले बहुत कम हुआ करता था, कुएं का इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो में क्या मिल गया? पुरोहित आवास। फिर अगला क्या मिला? घर में कुआं मिला। फिर विशाल स्नानागार। आप ध्यान दीजिएगा, विशाल स्नानागार मिल रहा है। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। फिर क्या मिल रहा है? कांसे की बनी नर्तकी मिल रही है। कांसे की बनी नर्तकी। तो दोस्तों कांसे की नर्तकी मिली थी और आगे क्या मिला? आदि शिव। क्या मिला? आदि शिव मिले और अन्नागार और चौड़ी सड़क मिले थे। ध्यान दीजिएगा, अन्नागार मिला और चौड़ी सड़क मिला। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो में क्या मिला? पुरोहित आवास मिला। फिर घर में कुआं मिल रहा है। फिर स्नानागार मिल रहा है जो बहुत बड़ा यानी विशाल स्नानागार मिल रहा है। फिर कांसे की बनी नर्तकी मिल रही है, आदि शिव मिल रहे हैं, अन्नागार और चौड़ी सड़क मिल रही है। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि पुरोहित जी हैं। पुरोहित जी क्या करेंगे? पुरोहित जी क्या करेंगे? कथा करेंगे, पाठ करेंगे और क्या करेंगे? पुरोहित आवास में जा कर के आराम करेंगे। और क्या करेंगे? वो घर में जो कुआं है वहाँ नहाएंगे, विशाल अन्नागार में जाके भोजन करेंगे। फिर नर्तकी जो मिल रही है, तो दोस्तों जब भी कोई फंक्शन होता है तो नर्तकी की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ नाच और गाने का भी व्यवस्था किया जा रहा है। फिर अन्नागार मिल रहा है भोजन करने के लिए और दोस्तों खा पी करके सारा व्यवस्था करके चौड़ी सड़क पर घूमने निकल जाइए। ऐसे आप एक टिक लगा करके याद कर सकते हैं। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला? पुरोहित आवास मिला, घर में कुआं मिला, विशाल अन्नागार मिला, कांसे की नर्तकी मिली, नर्तकी यानी कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, आदि शिव मिले, अन्नागार मिला और चौड़ी सड़क मिली। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न दोस्तों रोपड़ से संबंधित है और इसमें पहला प्रश्न बन रहा है कि आदमी के साथ कुत्तों का दफनाने का साक्ष्य
कहाँ मिला? तो दोस्तों आदमी के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिल रहा है? रोपड़ में मिल रहा है। तो दोस्तों आदमी के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य रोपड़ में मिल रहा है। फिर अगला प्रश्न बना कि रोपड़ किस नदी के किनारे है? रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। ध्यान देंगे यहाँ पर मैं दिखाया हूँ कि आदमी के साथ कुत्ता भी दफनाया गया है, लेकिन ये स्पष्ट चित्र नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत पुराना चित्र है। तो बस लगा दिया हूँ आप लोगों को उदाहरण के तौर पे देखने के लिए कि आदमी के साथ कुत्तों को दफनाया गया है कहाँ पर? यहाँ पर ये साक्ष्य है। तो आदमी के साथ कुत्तों को कहाँ दफनाया जा रहा है दोस्तों? रोपड़ में। और उसके बाद रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों उत्तर देंगे रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। फिर अगला प्रश्न बन रहा है रोपड़ का खोज किसने किया था? तो दोस्तों रोपड़ का खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। हड़प्पा का खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 में किया था। किस नदी के किनारे मिला हड़प्पा? दोस्तों रावी नदी किनारे मिला था। और देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? तो इनका खोज राखाल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 ईस्वी में किया था। और अब रोपड़ का खोज किसने किया? तो रोपड़ का खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया। रोपड़ कहाँ स्थित है और इसकी खोज किसने किया था? तो रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। पहले ही मैंने आपको बता दिया। फिर ये पूछ रहा है प्रश्न रोपड़ कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों उत्तर देंगे रोपड़ पंजाब में। आप देखेंगे प्रेजेंट टाइम में अपने देश में एक स्टेट है पंजाब, सबको पता होगा। पंजाब में सतलज नदी किनारे यानी पंजाब में सतलज नदी है और उसी के किनारे क्या है? रोपड़। तो रोपड़ पंजाब में सतलज नदी किनारे स्थित है, जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। फिर आगे प्रश्न बनेगा बनवाली के बारे में। इसमें दोस्तों बस एक ही दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है बनवाली कहाँ पर स्थित है और इनकी खोज किसने किया था? तो आप उत्तर देंगे बनवाली हरियाणा राज्य के हिसार जिले में रंगोई नदी के पास स्थित है और इसकी खोज रविंद्रनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। बनवाली कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बनवाली हरियाणा स्टेट में स्थित है। वहाँ पर एक ज़िला है हिसार और हिसार ज़िले में एक रंगोई नदी है, उसी के पास बनवाली स्थित है। और बनवाली की खोज रविंद्रनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। हरियाणा जगह है यानी कि राज्य है, उस राज्य में हिसार जिला है। हिसार जिला में ही रंगोई नदी पड़ता है दोस्तों, और इसका खोज रविंद्रनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। तो प्रश्न बनेगा बनवाली कहाँ पर स्थित है और इसकी खोज किसने किया? आप उत्तर देंगे बनवाली हरियाणा राज्य के हिसार जिले में रंगोई नदी के पास स्थित है और इसकी खोज रविंद्रनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। और बनवाली में बनावट सबसे खराब था दोस्तों। नाम तो था बनवाली, लेकिन यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थीं, सीधी नहीं थीं। नाम है बनवाली, लेकिन सड़कें क्या मिल रही हैं? टेढ़ी मेढ़ी मिल रही हैं। तो बनवाली में बनावट सबसे खराब थी और यहाँ पर नालियाँ नहीं मिली थी। यहाँ पर घर में सोख्ता मिला था और सड़कें टेढ़ी मेढ़ी मिली थी। ध्यान दीजिएगा, आज के टाइम में भी गांव में देखेंगे कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर नालियों का व्यवस्था नहीं किया गया है। तो दोस्तों क्या करते हैं लोग, जो पानी घर से बाहर निकलता है घर के सामने सोख्ता बना लेते हैं। सोख्ता का मतलब होता है एक टंकी बहुत बड़ा बना लेना, उसमें पानी गिरता है और पानी ज़मीन में सोख लेता है, उसे सोख्ता बोलते हैं। तो बनवाली में क्या हुआ कि नालियाँ टेढ़ी मेढ़ी मिली, सीधी नालियाँ नहीं मिली और वहाँ घर में सोख्ता मिला था। तो दोस्तों बनवाली में बनावट सबसे खराब था। यहाँ पर नालियाँ नहीं मिली थी, यहाँ पर घर में सोख्ता मिला था पानी को सोखने के लिए, और सड़कें टेढ़ी मेढ़ी मिली थी। फिर अगला प्रश्न आ रहा है कालीबंगा के बारे में। तो दोस्तों कालीबंगा किस नदी के पास है, इसका प्रश्न बना। तो दोस्तों कालीबंगा घग्गर नदी के पास में है। कालीबंगा आप देखेंगे यहाँ पर कालीबंगा का मैंने एक उसके सभ्यता का पिक लगाया है। कालीबंगा
किस नदी के पास में है? आप उत्तर देंगे कालीबंगा घग्गर नदी के पास है। और कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर दोस्तों है कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के पास स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कालीबंगा राजस्थान स्टेट, जो प्रेजेंट टाइम में हमारा राजस्थान स्टेट है, वहाँ पर हनुमानगढ़ एक स्थान है दोस्तों, और वहीं पर घग्गर नदी बहती है, उसी के बगल में स्थित है। तो प्रश्न आएगा कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? आप उत्तर देंगे कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के पास स्थित है। कालीबंगा किस नदी के पास स्थित है? उत्तर देंगे घग्गर नदी के पास स्थित है। कौन से स्टेट में स्थित है? राजस्थान में है। और कौन सा जगह है दोस्तों? तो हनुमानगढ़ जगह है। यानी कालीबंगा राजस्थान राज्य में है, जहाँ पर एक हनुमानगढ़ स्थान है और वहीं पर घग्गर नदी बहती उसके पास में स्थित है। अगला प्रश्न बना, कालीबंगा की खुदाई किसने किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है कालीबंगा की खुदाई बीके थापड़ और बीबी लाल ने किया था। किसने किया कालीबंगा की खुदाई? दोस्तों बीके थापड़ और बीबी लाल के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। और वर्तमान में यह राजस्थान में घग्गर नदी के पास है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो कालीबंगा की खुदाई किसने किया? आप उत्तर देंगे कालीबंगा की खुदाई बीके थापड़ और बीबी लाल के द्वारा किया गया। बीके थापड़ और बीबी लाल के द्वारा किया गया। फिर अगला प्रश्न बना कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे कालीबंगा का अर्थ काली मिट्टी की चूड़ी होता है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? उत्तर देंगे कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। अगला प्रश्न बना, चूड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो दोस्तों चूड़ी का साक्ष्य कालीबंगा से ही मिला था। चूड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो चूड़ी का साक्ष्य कालीबंगा से मिला। कालीबंगा का अर्थ क्या? तो दोस्तों कालीबंगा का अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ी। चूड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला था? दोस्तों चूड़ी का साक्ष्य कालीबंगा से मिला था। और जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो दोस्तों जुता हुआ खेत का साक्ष्य भी कालीबंगा से ही मिला था। जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है? कालीबंगा से मिल रहा है। चूड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है? कालीबंगा से मिल रहा है। चूड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है? कालीबंगा से मिल रहा है। और जुते हुए खेत का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिल रहा है। अलंकृत ईंट और हवन कुंड कहाँ से मिला था? तो दोस्तों अलंकृत ईंट और हवन कुंड कालीबंगा से मिला था। अलंकृत ईंट और हवन कुंड कहाँ से मिला? दोस्तों उत्तर देंगे अलंकृत ईंट और हवन कुंड कालीबंगा से मिला था। अगला प्रश्न बना, यज्ञ और कर्मकांड के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो दोस्तों यज्ञ और कर्मकांड के साक्ष्य कालीबंगा से मिले थे। यज्ञ और कर्मकांड के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले थे। अगला प्रश्न, अग्निकुंड कहाँ से मिला? तो दोस्तों अग्निकुंड कालीबंगा से मिला था। अग्निकुंड कालीबंगा से मिला था। अलंकृत ईंट एवं हवन कुंड कालीबंगा से मिल रहा है। यज्ञ और कर्मकांड के साक्ष्य कालीबंगा से मिल रहा है। अग्निकुंड कालीबंगा से मिल रहा है। इस प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे, एक सीरीज में मैंने सजा के रखा है आप लोगों को, ताकि आराम से इसको याद कर लें। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। चूड़ी का साक्ष्य कालीबंगा से मिल रहा है। जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिल रहा है। अलंकृत ईंट और हवन कुंड का साक्ष्य कालीबंगा से मिला, यानी कालीबंगा में मिला। यज्ञ और कर्मकांड के साक्ष्य कालीबंगा से मिल रहा है। अग्निकुंड कालीबंगा से मिल रहा है। और समाधियाँ कहाँ पर मिली? तो दोस्तों लोथर और कालीबंगा वाले इलाके में समाधियाँ मिली थीं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि समाधियाँ कहाँ से मिली थी या कहाँ पर थीं? तो दोस्तों उत्तर देंगे लोथल और कालीबंगा वाले इलाके में समाधियाँ मिली थीं। समाधियाँ लोथर और कालीबंगा वाले इलाकों में मिली थीं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न था मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो हमने आपको बताया था मोहनजोदड़ो वर्तमान में लारकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न बना था मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की थी? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किया गया, जो सिंधु नदी के किनारे पड़ा, और इसकी खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में सिंधु के किनारे मोहनजोदड़ो की खोज
राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना था सूती वस्त्र यानी कपास के साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था सूती वस्त्र यानी कि कपास के साक्ष्य मोहनजोदड़ो में मिले थे। अगला प्रश्न बना सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो में है। अगला प्रश्न बना मोहनजोदड़ो किस नदी के पास है? इसका उत्तर बना था मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास है। अगला प्रश्न बना मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? इसका उत्तर बना था मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला प्रश्न बना था सिंधु सभ्यता का गलीचा किसे कहा जाता है? इसका उत्तर बना था सिंधु सभ्यता का गलीचा मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला प्रश्न बना था सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत कहाँ पर मिली थी? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो में मिली थी और जो अन्नागार के रूप में मिली थी, ये अन्नागार के रूप में मिली थी। अगला प्रश्न बना लाशों का ढेर कहाँ मिला था? तो दोस्तों लाशों का ढेर मोहनजोदड़ो में मिला था। आप यहाँ पर पिक के माध्यम से देख सकते हैं। अगला प्रश्न बना था तांबे का ढेर कहाँ मिला? तो दोस्तों तांबे का ढेर भी मोहनजोदड़ो में मिला था। अगला प्रश्न बना मोहनजोदड़ो से और क्या मिला था? तो हमने आपको बताया था मोहनजोदड़ो से पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति आदि से अन्नागार और चौड़ी सड़कें मिली थी। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। फिर अगला प्रश्न बना था आदमी के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो दोस्तों आदमी के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य रोपड़ में मिला था। कहाँ पे मिला था? रोपड़ में। देखेंगे यहाँ पर मैंने एक दिखाया है चित्र के माध्यम से, लेकिन ये स्पष्ट चित्र नहीं है, पुराने चित्र हैं दोस्तों, बट एक उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर डाल दिया है आप लोगों को समझने के लिए। अगला प्रश्न बना था रोपड़ किस नदी के किनारे? तो दोस्तों उत्तर है रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। किस नदी किनारे? सतलज नदी किनारे है। अगला प्रश्न बना था रोपड़ का खोज किसने किया था? तो दोस्तों रोपड़ का खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न बना रोपड़ कहाँ स्थित है और इसकी खोज किसने किया? तो रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? पंजाब में। अभी प्रेजेंट टाइम में जो अपना स्टेट है पंजाब, तो पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न बना बनवाली कहाँ पर स्थित है और इसकी खोज किसने किया? तो दोस्तों बनवाली हरियाणा राज्य में स्थित है और हिसार जिले में दोस्तों ये स्थित है। हरियाणा राज्य के हिसार जिले में रंगोई नदी के पास में ये पड़ता है। यानी बनवाली हरियाणा राज्य के हिसार जिले में रंगोई नदी के पास स्थित है और इसकी खोज रविंद्रनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न बना कि बनवाली में बनावटें किस प्रकार की थीं? तो दोस्तों बनवाली में बनावट सबसे खराब थी और यहाँ पर नालियाँ नहीं थीं, यानी नालियाँ नहीं मिली थी। यहाँ पर घर में सोख्ता मिला था और यहाँ की जो सड़कें थी वो टेढ़ी मेढ़ी थीं। अगला प्रश्न बना किस नदी के पास कालीबंगा है? यानी कालीबंगा किस नदी के पास है? तो दोस्तों उत्तर है कालीबंगा घग्घर नदी के पास है। कालीबंगा किस नदी के पास में है? कालीबंगा घग्घर नदी के पास में है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? अगला प्रश्न तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में घग्घर नदी के पास स्थित है। अगला प्रश्न बना कालीबंगा की खुदाई किसने किया? दोस्तों कालीबंगा की खुदाई बीके थापड़ और बीबी लाल ने किया था, जो कि वर्तमान में यह राजस्थान में घग्घर नदी किनारे स्थित है। अगला प्रश्न बना कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? दोस्तों इसका उत्तर है कालीबंगा का अर्थ काली मिट्टी की चूड़ी होता है। अगला प्रश्न बना चूड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला? दोस्तों चूड़ी का साक्ष्य कालीबंगा से मिला। अगला प्रश्न जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? दोस्तों जुता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिल रहा है। फिर अगला प्रश्न बना अलंकृत ईंट और हवन कुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो अलंकृत ईंट एवं हवन कुंड कालीबंगा से मिला था। अगला प्रश्न बना यज्ञ और
कर्म कांड के साक्ष्य कहाँ से मिले? दोस्तों उत्तर देंगे यज्ञ और कर्म कांड के साक्ष्य कालीबंगा से मिले थे। अगला प्रश्न बना अग्निकुंड कहाँ से मिला? तो दोस्तों अग्निकुंड कालीबंगा से मिला था। अगला प्रश्न बना समाधियाँ कहाँ पर मिली? तो दोस्तों समाधियाँ लोथर और कालीबंगा इलाके में मिली थीं। इस प्रकार दोस्तों आज का क्लास सिंधु सभ्यता भाग 4 यहीं पर समाप्त होता है। और मैं फिर कहूँगा कि एक प्रश्न को मैं रिपीट करता हूँ, इसका रिवीजन कराता हूँ, इसलिए कि आप लोग याद कर लीजिए, यहीं पर याद कर लीजिए, ताकि फिर आगे आपको याद ना करना पड़े, केवल आपको रिवीजन करना पड़ा। रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, कितना हो आप कंठस्थ कर लेंगे, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे दोस्तों वो भूल जाएगा। इसलिए रिवीजन मस्ट है, रिवीजन पक्का करेंगे, रिवीजन नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों आप लोग इसी तरह से दिल लगा के पढ़िए, मेहनत करिए, ताकि आपको सफलता किसी भी हालत में मिले। तो दोस्तों आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।